हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार राज दीक्षा पर। राजस्थान कला संस्कृति में आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और देखा जाए तो कल्चर का थोड़ा क्लिष्ट टॉपिक भी है। बाकी तो अपनी कल्चर में क्या है कि लोक कहानियाँ हैं, लोक देवी देवता, संत, गीत, ये ऐसे टॉपिक है जिनको अपने पढ़ने में थोड़ी रोचकता लगती है। पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे चित्रकला है, भाषा और साहित्य है, जिनको पढ़ने में थोड़ा जोर आता है ना। ये अपने हिसाब से थोड़े क्लिष्ट है, पर जो चीज़ें हमें थोड़ी कठिन लगती है, सच्चाई ये है कि एग्जामिनर को वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है और प्रश्न वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। सारे ही जो पेपर होते हैं आरपीएससी के, अधीनस्थ बोर्ड के, सब में बड़ा उपयोगी है। विशेष करके रीट में तो आप देखते हो कि मेंस में भाषा साहित्य का बड़ा जोरदार वेटेज है ना। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पिछले बार जो रीट में पूछे गए थे। तो आज अपने राजस्थानी साहित्य जो है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थानी साहित्य, राजस्थान का साहित्य। राजस्थानी साहित्य के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। देखो, राजस्थानी साहित्य वैसे देखा जाए तो बड़ा समृद्ध है, बड़ा अथाक महासागर है। इसमें जितने गोते लगाए उतने ही कम है। पर फिर भी अपने एग्जाम से इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं है ना, उनको अपने कोशिश करेंगे कि सबको कवर करें। राजस्थान का साहित्य, देखो राजस्थानी साहित्य जो है इसको अध्ययन के हिसाब से देखा जाए तो 5 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। हम 5 भागों में बांट करके इसको पढ़ सकते हैं। राजस्थानी साहित्य जो है अध्ययन के हिसाब से इसका वर्गीकरण देखा जाए तो देखो, एक तो अपने पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य का मतलब है कि जो जैन कवियों ने रचनाएं लिखी वो जैन साहित्य है ना। और अपने राजस्थानी साहित्य का जो सबसे प्राचीन पार्ट है, राजस्थानी साहित्य का सबसे प्राचीन जो साहित्य है वो जैन साहित्य है। जैसे आपसे पूछ ले कि राजस्थानी साहित्य की पहली रचना कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए भी भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है, वो राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। दूसरी जो प्राचीन रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके अलावा जो भी अपने जैन कवि है, जैन कवियों की रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हैं। उदोतन सूरी आरपीएससी के हर पेपर में पूछा गया है। कुशल लाभ की रचनाएं, कवि कलोल की ढोला मारूरा दुहा बहुत लोकप्रिय रचना है। तो जो जैन कवियों की रचनाएं हैं वो अपने राजस्थानी साहित्य में प्राचीन साहित्य माना जाता है। तो एक तो अपने जैन साहित्य पढ़ेंगे, जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो जैन साहित्य में पढ़ेंगे। ये राजस्थानी साहित्य का प्राचीन साहित्य है, प्राचीनतम साहित्य। फिर जैन साहित्य के बाद में अपने पढ़ेंगे चारण साहित्य। चारण साहित्य, राजस्थानी साहित्य का सबसे समृद्ध कोई काल रहा है तो वो चारण साहित्य काल रहा है। राजस्थानी साहित्य में अपन जैसे मान लो कि 100 कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो 100 में से आपको 80 कवि चारण कवि मिलेंगे। चारणों का मुख्य काम रहता था, राजाओं के दरबार में चारण साहित्यकार जो होते थे वो साहित्य सर्जन के लिए जाने जाते थे। और राजस्थानी साहित्य में चारण कवियों का बड़ा जोरदार योगदान रहा है। तो चारण साहित्य को राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल, राजस्थानी साहित्य का जो स्वर्ण काल है ये चारण साहित्य। चारण कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो डिंगल शैली में लिखी गई थी। आगे हम पढ़ेंगे कि भी राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी का जो साहित्य है वो विशेष करके 2 शैलियों में लिखा गया, या तो डिंगल में लिखा गया या फिर पिंगल में लिखा गया। डिंगल जो है वो मरुस्थल वाले क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय है और डिंगल का जो साहित्य लिखा गया वो मारवाड़ी में लिखा गया। और विशेष करके डिंगल साहित्य चारण कवियों की देन है, इसलिए इसको चारण शैली भी बोलते हैं, डिंगल शैली को। वीर रस का साहित्य, चारण कवि राजाओं के दरबार में डिंगल के छंद बोला करते थे और डिंगल के शब्दों की ऐसी ताकत होती थी कि युद्ध में जाने से पहले सैनिक जब वीर रस के डिंगल के छंद सुनते थे तो उनमें जोश आता था और दुश्मन से बड़ी वीरता के साथ में बड़ा जोरदार साहस और शौर्य इन डिंगल के छंदों से एक तरह से देखने को मिलता था। तो डिंगल जो है वो वीर रस की शैली है। चारण साहित्य जो लिखा गया है वो डिंगल शैली में लिखा गया, डिंगल शैली में। और ये वीर रस का साहित्य,
तो राजस्थानी साहित्य में एक अपने चारण साहित्य पढ़ेंगे। चारण कवियों की जो रचनाएं हैं वो एक तरह से चारण साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। खूब सारे चारण कवि हुए और वीर रस के तो बड़े जोरदार कवि हुए। खूब सारे प्रश्न चारण कवियों के बारे में पूछे जाते हैं, तो उन सब के बारे में, उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय सब अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर अपने राजस्थानी साहित्य में एक पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य का मतलब है कि जो धार्मिक रचनाएं हैं, वो धार्मिक रचनाएं जो है वो ब्राह्मण साहित्य में पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी, भगवत गीता का मेवाड़ी में ट्रांसलेशन किसने किया, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो सब अपने ब्राह्मण साहित्य में पढ़ेंगे। एक अपने पढ़ेंगे संत साहित्य। संत साहित्य, संत साहित्य का मतलब है कि जो संतों की रचनाएं हैं, मीरा की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, दादू जी की रचनाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, जाम्बोजी महाराज की रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जो जो अपने राजस्थान के लोक संत हुए हैं, चाहे वो निर्गुण हो चाहे सगुण हो, उन सब संतों की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा संतों की साहित्य की शब्दावली पूछ लेते हैं, जैसे कई बार पूछ लेते हैं पर्ची। पर्ची क्या है? तो संतों की जो जीवनी लिखी जाती है, ऐसी रचनाएं जिसमें लोक संतों का जीवन परिचय होता है, उसको पर्ची कहते हैं। जैसे संत रैदास की पर्ची बहुत लोकप्रिय है। रानाबाई अपने मारवाड़ की मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा, रानाबाई की जो पर्ची है वो भी बड़ी लोकप्रिय है। दन्ना भगत की पर्ची, जो अपने राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। तो संतों की जो जीवनी है, संतों की जो जीवनी है, संतों का जो जीवन परिचय है, वो एक तरह से पर्ची कहलाता है। आगे अपने साहित्य में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। राजस्थानी साहित्य में एक चीज पढ़ेंगे अपने लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य का मतलब है कि जो अपने लोक कवियों के द्वारा लिखा गया, अपने राजस्थानी भाषा की जो कहावतें हैं, राजस्थानी भाषा की जो पहेलियां हैं, है ना, राजस्थानी शब्दावली जो है, राजस्थानी लोक कहानियां जो है, वीर रस की कहानियां जो है, वीर गाथाएं जो है, इन सब चीज़ों को, फड़ वगैरह, ये सब लौकिक साहित्य में आता है ना। लौकिक साहित्य में हम 3-4 चीज़ें विशेष करके ध्यान रखेंगे। एक तो लौकिक साहित्य में आपको पता होना चाहिए बात, बात साहित्य, बात या वाद साहित्य। कथा और कहानियों का जो साहित्य होता है, राजस्थानी साहित्य में जो लोक कथाएं होती है, लोक कथाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो वीर रस की कहानियां हो सकती है, कोई धार्मिक कहानी हो सकती है, प्रेम का प्रसंग हो सकता है, या कोई नीति का काव्य हो सकता है, तो उसको अपने बात कहते हैं। जैसे अपने आधुनिक कवियत्री पढ़ेंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजस्थानी साहित्य में खूब सारी कहानियां उनके द्वारा लिखी गई। विजयदान देथा, जिनको हम राजस्थानी साहित्य में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, उनकी बातारी फुलवारी बड़ी लोकप्रिय है। उनकी खूब सारी कहानियां, जिन कहानियों पे आप देखोगे 1 दर्जन से अधिक बॉलीवुड की फिल्में बनी हुई है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और बात जो साहित्य होता है, हालांकि बात साहित्य थोड़ा प्रामाणिक नहीं होता है, क्योंकि बात को रोचक बनाने के लिए कभी किसी प्रकार की कल्पना कर सकता है। हम कहते भी है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बात साहित्य में कवि क्या कि कहानी को रोचक बनाने के लिए चाहे तो वो रेत के दौरों में गंगा बहा सकता है ना, कि मरुस्थल में गंगा नदी बह रही है। वो कहानी को, उसका मेन भाव ये होता है कि उस कहानी को रोचक बनाया जाए, श्रोता को, सुनने वाले को वो कहानी रोचक लगे। तो बात साहित्य में एक तो कथा प्रस्तुत करने वाला होता है और एक होता है हुंकारा देने वाला। अक्सर अपने गाँव में ये चीज़ें अब तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है, पर क्योंकि मोबाइल इन चीज़ों को खा गया है। पर हम आज से 15 साल पहले के फ्लैशबैक की तरफ बढ़े तो गाँव में ये कल्चर जिंदा थी, आज भी देखने को मिलता है। स्पेशली अब सर्दियों के समय आप देखोगे गाँव में चौपाल होती थी, 10 लोग अगर वो अलाव तपते रहते थे, तो उस समय कोई ना कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति, कोई ना कोई एक ज्ञानी व्यक्ति एक कथा प्रस्तुत करता था। और जब वो कहानी बोलते थे तो एक व्यक्ति हुंकारा देने वाला होता था, हम्बे बलो कियो, है ना, बीच बीच में हुंकारा बोलते थे। तो कहा भी जाता है अपने तो कि फौज में नगारो और बात में हुंकारो, जिन भांत युद्ध में नगाड़ा री भूमिका वे, बिन भांत बात रे माए हुंकारे री भूमिका वे। तो जैसे नगाड़े से सेना में जोश लाया जाता है, वैसे बात को रोचक बनाने के लिए हुंकारा देने वाला प्रभावशाली होना जरूरी होता है। तो जो लोक कहानियां होती हैं राजस्थानी साहित्य में, वो रचनाएं जो कहानियों के रूप में लिखी गई है, उन रचनाओं को हम बात कह सकते हैं। ठीक है, कथा और कहानियों का जो साहित्य है, कथा और कहानियों के साहित्य को आप क्या कह सकते हो? बात साहित्य कह सकते हो। फिर अपने लौकिक साहित्य में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, आडी। आडी राजस्थानी भाषा की जो पहेलियां हैं,
राजस्थानी पहेलियों को आप आडी कह सकते हो। हिंदी में जैसे पहेलियाँ होती है ना, पहेलियाँ आप जानते ही हो कि कोई कूट शब्द में अगर किसी सेंटेंस को लिखा जाए और उसका कोई एक शब्द में अर्थ निकल जाए तो उसको आप पहेलियाँ कह सकते हो। जैसे अमीर खुसरो की मुर्गियाँ, अमीर खुसरो की पहेलियाँ बड़ी लोकप्रिय है। खुसरो ने तो कहा ना कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप तेल को खाए, सूखे तेल सांप मर जाए। इसका अर्थ होता है दिया, है ना। खुसरो ने तो कहा कि खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो खुसरो की जो मुर्गियाँ फेमस है, हिंदी में जैसे पहेलियाँ होती है वैसे अपनी राजस्थानी भाषा में आडी होती है। रीट में क्वेश्चन आया राजस्थानी लोक संस्कृति में आडी क्या है, तो राजस्थानी भाषा की जो पहेलियाँ होती है, हिंदी में जो पहेलियाँ होती है उसको राजस्थानी में क्या कहते हैं, आडी कहते हैं। और अपने घरों में ऐसा है, खूब पहेलियाँ सुनते हैं, है ना। घर वाले कई बार ऐसे बोलते हैं, आडी चालूं टेढ़ी चालूं चालूं कमर कस, ई आडी को अर्थ बता दे रुपया दे दूं 10, है ना। तो ये जैसे झाड़ू हुई, इस प्रकार की पहेलियाँ अक्सर अपने घरों में सुनते हैं, है ना। तो उनको अपने आडी कहते हैं। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, ओखाना। लौकिक साहित्य में एक शब्द है ओखाना। राजस्थानी भाषा की जो कहावतें होती हैं, हिंदी में तो होती है कहावतें, अपने कहावतों को राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी लिटरेचर में ओखाना कहते हैं। घरों में अक्सर ऐसे कहावतें बड़ी लोकप्रिय है ना। उल्टे कमेंट कहावतों के माध्यम से करते हैं, अरे मारा संपट पाठ, मैं तन चाटूं तू मन चाट, है ना। अक्सर अगर कोई दो समान गुण वाले व्यक्ति हो, है ना, समान स्वभाव वाले व्यक्ति हो, दोनों ही निठल्ले हो, है ना, तो एक दूसरे को वो कहते हैं कि अरे मारा संपट पाठ, मैं तन चाटूं तू मन चाट, के अपन दोनों एक जैसे हैं, है ना, राम भाई है एक तरह से। तो ऐसी पहेलियाँ अक्सर देखा होगा कि कोई जब संसाधनों का अभाव होता है, फरमाइशें ज़्यादा होती है, तो घर वाले ताना मारते हैं। दारू पिया हुआ आदमी है तो उसकी लुगाई उस पर ताना मारती है, घर में को नहीं तेल तई, रांडियो मरे गुलगला तई, कि घर में तो तेल के ही पैसे नहीं, और इसके ख्वाब, इसकी फरमाइशें कि महंगे महंगे इसको पकवान चाहिए। घर में को नहीं अखत को बीज, रांडियो मरे आखा तीज, कि घर में तो खाने के दाने ही नहीं है और इसको आखा तीज के अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। तो ऐसे जो कहावतें होती है उनको अपने बोलते हैं ओखाना, पहेलियों को बोलते हैं आडी। कथा और कहानियां जो होती है उसको बोलते हैं बात। ऐसे ही एक शब्द आपको ध्यान रखना, पवाड़ा या पवाड़े। राजस्थानी लोक संस्कृति में जो वीर गाथाएं होती हैं, वीर गाथाओं को पवाड़े कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि पाबू जी के पवाड़े बड़े लोकप्रिय हैं, गोगा जी के पवाड़े प्रसिद्ध है। पाबू जी के पवाड़ों में तो माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माठ वाद्य यंत्र से। तो ये लौकिक साहित्य है। तो कुल मिलाकर के हम ये बेसिक बातें हैं कि राजस्थानी जो साहित्य है इसको अध्ययन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे 5 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। प्राचीन साहित्य जो जैन साहित्य, फिर जो डिंगल का साहित्य वो चारणों का साहित्य है, धार्मिक जो साहित्य वो ब्राह्मण साहित्य, लोक संतों की जो रचनाएं वो संत साहित्य, और अपनी जो आपके पहेलियाँ, कहावतें, लोक कथाएँ, है ना, वीर गाथाएँ, फड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने जो है वो लौकिक साहित्य में। फिर देखिए राजस्थानी जो साहित्य, इस राजस्थानी साहित्य को कालक्रम के हिसाब से, समय के हिसाब से अलग अलग 4 भागों में बांटा गया, क्योंकि अलग अलग समय पे जो साहित्य सर्जन हुआ था, साहित्य जो लिखा गया था उसकी विषय वस्तु अलग रही थी। कभी वीर रस का साहित्य लिखा गया, कभी धार्मिक साहित्य लिखा गया, भक्ति पे लिखा गया, कभी कोई नीति की बातों पे साहित्य लिखा गया। तो अलग अलग समय साहित्य सर्जन के विषय वस्तु अलग रही थी और उस आधार पर समय के हिसाब से साहित्य को कालक्रम के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया। राजस्थानी साहित्य का कालक्रम के अनुसार अगर वर्गीकरण देखा जाए तो राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले प्राचीन साहित्य काल। प्राचीन साहित्य काल, प्राचीन साहित्य काल। प्राचीन साहित्य काल जो है इसका समय आपको ध्यान रखना है 1050 से लेकर के 1450 तक। 1050 से लेकर के 1450 ईस्वी। इस समय जो रचनाएं लिखी गई उस राजस्थानी साहित्य को आप प्राचीन साहित्य में मानते हो, ठीक है। और इस समय विशेष करके जो रचनाएं लिखी गई थी वो वीर रस की लिखी गई थी, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहते हैं। प्राचीन साहित्य को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 1050 से लेकर 1450 के बीच इस अवधि में राजस्थान का चाहे कोई सा भी कवि हो, चाहे उसने धार्मिक रचनाएं लिखी हो
या कोई श्रृंगार का साहित्य लिखा हो, वो साहित्य काल वीरगाथा काल का माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड को नाम जो है वो वीरगाथा काल दिया गया है। तो 1050 से 1450 के बीच इस समय का जो राजस्थानी साहित्य है इसको वीरगाथा काल कहते हैं। 1450 से लेकर के 1650 तक ये जो साहित्य है इसको पूर्व मध्यकालीन साहित्य कहते हैं। पूर्व मध्यकालीन साहित्य, पूर्व मध्यकालीन साहित्य 1450 से लेकर के 1650 तक। इन 200 वर्षों का जो साहित्य है इसको पूर्व मध्यकालीन साहित्य को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। तो इस समय का जो साहित्य है ये विशेष करके धार्मिक रचनाओं पर ज्यादा लिखा गया था, इसलिए इसको भक्ति काल नाम दिया गया। जैसे अक्सर क्वेश्चन आता है कि बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ जो बड़े लोकप्रिय कवि है, पीथल के नाम से प्रसिद्ध है, डिंगल का हेरोंस जिसको अपन कहते हैं, वेली किशन रुक्मणी आगे पढ़ेंगे। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ किस काल के साहित्यकार हैं? 4 ऑप्शन देंगे, भक्ति काल, वीरगाथा काल, श्रृंगार और नीति काल, और एक कोई और नाम दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो पार्ट है वो है उत्तर मध्यकालीन साहित्य। उत्तर मध्यकालीन साहित्य, उत्तर मध्यकालीन साहित्य 1650 से लेकर के 1850 तक। इस समय जो साहित्य लिखा गया इसको उत्तर मध्यकालीन साहित्य काल कहते हैं। और इस समय विशेष करके कवियों ने जो रचनाएं लिखी थी वो श्रृंगार, कहीं देखे थी मैं आवाज आ रही को नहीं, क्या फोड़े तू? इस समय जो रचनाएं लिखी गई थी वो श्रृंगार, नीति और रीति, इन पे विशेष करके साहित्य लिखा गया था, इसलिए इस काल को श्रृंगार, नीति व रीति काल का साहित्य काल मानते हैं। श्रृंगार, नीति व रीति काल, शट डाउन करें। श्रृंगार, नीति व रीतिकालीन का साहित्य। और 1850 से लेकर के अब तक का जो साहित्य है इसको कहते हैं आधुनिक साहित्य काल। आधुनिक साहित्य काल 1850 से लेकर के वर्तमान तक, अब तक। 1850 से बाद का जो साहित्य, इस साहित्य को नाम जो है वो आधुनिक साहित्य काल दिया गया। जैसे आपसे पूछ ले कि राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिशन किस काल के कवि है, तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक साहित्य काल के हैं। शंकरदान सामोर जो राष्ट्रवादी चेतना के कवि माने जाते हैं वो आपको ध्यान रखना आधुनिक साहित्य काल के कवि है। तो 1850 के बाद के जो साहित्यकार हैं वो एक तरह से आधुनिक साहित्य काल के अंतर्गत माने जाते हैं। और इस समय कोई पर्टिकुलर एक विषय पे कवियों ने रचनाएं नहीं लिखी थी, अलग अलग विषयों पे लिखी थी, इसलिए इसको विविध विषयों का साहित्य काल कहा जाता है। विविध विषयों का साहित्य काल। तो ऐसे कालक्रम के अनुसार जो राजस्थानी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है राजस्थानी साहित्य के कालक्रम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये समय पूछ लेते हैं, वीरगाथा काल कौन सा है, भक्ति काल कौन सा है ना, श्रृंगार और नीति काल का साहित्य काल जो है वो कौन सा समय रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो राजस्थानी साहित्यकारों को शुरू करने से पहले एक आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी जो लिटरेचर है, राजस्थानी जो साहित्य है उसको लिखने के अलग अलग रूप रहे हैं। राजस्थानी साहित्य की शब्दावली कह सकते हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसके लिखने के अलग अलग विविध जो रूप है वो आपको पता होना चाहिए। आजकल क्वेश्चन जैसे इनका आता ही, इनकी परिभाषाएं आपके पूछ ली जाती है, आपको पता होना चाहिए कि ख्यात किसको कहते हैं, रासो किसको कहते हैं, वचनिका किसको कहते हैं, वेली किसको कहते हैं, दवावेद क्या है, प्रकाश क्या है, रूपक क्या है ना, इस प्रकार के शब्द जो है मर्ष्या वगैरह, ये आजकल क्वेश्चन आता ही आता है। तो राजस्थानी साहित्य को लिखने के अलग अलग रूप रहे हैं, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि राजस्थानी जो साहित्य है वो किन किन रूपों में लिखा गया है, या राजस्थानी साहित्य की जो शब्दावली है साहित्य लेखन की वो कौन कौन सी है। तो राजस्थानी साहित्य के लिखने के रूप, इनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपके रासो साहित्य। रासो साहित्य, रासो साहित्य
आपने ऐसे खूब सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, खूब सारे ऐसे नाम पढ़े होंगे, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, है ना, छत्रपति रासो, सगत रासो, और एग्जाम में क्वेश्चन भी इनके बारे में खूब पूछे गए। तो इन रासो रचनाओं के बारे में आपको ध्यान रखना। पहली चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो शब्दावली है, रासो, ख्यात, वचनिका, वेली, जो भी राजस्थानी साहित्य में, इनकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का पेपर हो उसमें पूछा ही जाता है एक आधा क्वेश्चन। पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए कि रासो होता है क्या। देखो, रासो का मतलब है वीरता। ऐसी रचनाएं जिसमें किसी शासक की वीरता और उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाए, उन साहित्यिक रचनाओं को राजस्थानी साहित्य में रासो कहते हैं। तो पहले तो इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जिन रचनाओं में किसी शासक की वीरता और उसकी उपलब्धियों का वर्णन हो, जिन रचनाओं में किसी शासक की वीरता अथवा उसकी उपलब्धियों का वर्णन हो, वीरता अथवा उसकी उपलब्धियों का वर्णन हो, उन रचनाओं को अपने रासो कहते हैं। उन रचनाओं को क्या कहा जाता है? रासो। अपने रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उन रासो ग्रंथों के लेखक आपको पता होना चाहिए। जिन रचनाओं में किसी राजा की वीरता और उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाए, राजस्थानी साहित्य में वो रचनाएं क्या कहलाती है? तो वो रासो कहलाती है। रासो में खूब सारे ग्रंथ है अपने, पर अपने कम से कम 8-10 वो नाम तो पता होना ही चाहिए जो बार बार किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इन रासो रचनाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। रासो रचनाओं में देखो, पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो अपने अक्सर बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, जिसके बारे में पहली जो रासो रचनाएं हैं वो है आपके पृथ्वीराज रासो। अमूमन तौर पे एक तो क्वेश्चन यही आता है कि पृथ्वीराज रासो लिखा किसने? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको ध्यान रखना है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो इसके लेखक है चंद बरदाई। चंद बरदाई, चंद बरदाई नाम के एक विद्वान है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो आपको ध्यान रखना है अजमेर के महान यशस्वी राजा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, उनकी वीरता और उसकी उपलब्धियों पर लिखी हुई रचना है। इसमें आपको ध्यान रखना है अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, उनकी वीरता और उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। पृथ्वीराज रासो जो है, इसका रचना काल है 12वीं शताब्दी। कब लिखा गया? तो इसका रचना काल आपको ध्यान रखना है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में ये रचना लिखी गई है। फिर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में 2-3 चीजें। एक तो ध्यान रखना है इसमें टोटल 16,306 दोहे हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दोहों की संख्या कितनी है? तो 16,306 दोहे हैं। इसमें 68 प्रकार के छंद हैं। साहित्य में चंद बरदाई को छंदों का राजा कहा गया है। छंदों का राजा, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और इसमें टोटल 69 सर्ग है, अध्याय है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग है? तो आपको ध्यान रखना है टोटल 69 सर्ग है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है और टोटल 16,306 दोहा है। एक क्वेश्चन जो खूब बार पूछा हुआ है, इस ग्रंथ को पूर्ण किसने किया था? लेखक तो चंद बरदाई है, पर इस ग्रंथ को पूर्ण करने का श्रेय आपको ध्यान रखना है किसको दिया जाता है? तो चंद बरदाई के बेटे जलहन। पृथ्वीराज रासो पूर्ण किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है जलहन ने। इसमें लिखा हुआ है कि जलहन हत दे चली गोरी नृप काज, है ना। जब कहते हैं कि वो शब्दवेदी बाण वाला प्रसंग होता है, तो उस समय चंद बरदाई ये ग्रंथ जो है अपने बेटे जलहन को दे करके जाते हैं, और वो बाकी का जो पार्ट है वो जलहन के द्वारा लिखा जाता है। इस ग्रंथ में खूब सारी बातें जानकारी के रूप में मिलती है, ऐतिहासिक रचना है ये एक तरह से। एक तो इसी ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि जो अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत है, जो अग्निकुंड की उत्पत्ति से बताई गई है, आप ऐसी कहानियां सुनते हो कि आबू पर्वत पे गुरु वशिष्ठ ने वो यज्ञ किया था, और उस आबू पर्वत से प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो प्रसंग है ये सबसे पहले कवि चंद बरदाई ने लिखा है। तो वो अग्निकुंड वाला जो मत है वो सबसे पहले इस किताब में लिखा गया है। इसके अलावा इसमें यह लिखा गया कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला करके मोहम्मद गोरी का वध करता है। ये प्रसंग भी इसी में लिखा गया है ना। इसमें लिखा गया है कि जब त्रैन की दूसरी लड़ाई होती है तो पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाया जाता है मोहम्मद गोरी द्वारा, और वहाँ काबुल में उनको जेल में रखा जाता है।
जब कवि चंद बरदाई को इस बात का पता चला कि उनके दरबारी उनके राजा, उनके हिंदू सम्राट जो है वो मोहम्मद गौरी के इस प्रकार जेल में है और गौरी उनको खूब यातनाएं दे रहा है, पर उसके बावजूद उनका स्वाभिमान जो वो रंचिक भी कम नहीं हो रहा है, तब कहते हैं कि चंद बरदाई अपने राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए जाते हैं। और वहाँ जब उनसे वो सारी चीज़ें देखी नहीं गई कि भाई इस प्रकार यातनाएं सहन कर रहे हैं, ये इस प्रकार जुल्म ये मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे कर रहे हैं, तो उनको आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने वो एक तरह से वो प्लान किया। मोहम्मद गौरी को जाकर के बताते कि मेरे राजा शब्द वेदी बाण चलाते हैं। तो गौरी को इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ कि भाई आवाज़ सुनकर के कोई कैसे सटीक निशाना लगा सकता है उस आवाज़ पे। तो गौरी वो शब्द वेदी बाण की प्रतियोगिता करवाता है। मोहम्मद गौरी एक सिंहासन पर बैठा रहता है, पृथ्वीराज चौहान को जेल से लाया जाता है बाहर, उनकी आंखें फोड़ी हुई थी, उनके हाथों में धनुष और बाण थमाया जाता है, और उसी सन कहते हैं कि चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच की दूरी और दिशा का आंकलन करता है। और वो फेमस डायलॉग जो अपन सुनते हैं, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान हैर मत चूके चौहान। और ये कह करके कहते हैं कि जैसे ही चंद बरदाई ने ये कहा, पृथ्वीराज चौहान ने वो शब्द वेदी बाण चलाया और वो सीधा जाकर के गौरी को लगता है, और उसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान आत्मघात करते हैं। ये पूरा प्रसंग भी इसमें लिखा गया है। तो खूब सारी ऐसी जानकारियां मिलती है। हिंदी के कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो चंद बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि मानते हैं। चंद बरदाई जो है इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। चंद बरदाई के नाम से तो लोकप्रिय हुए थे, इनका वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है पृथ्वी भट्ट था। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। एक रचना तो इनकी पृथ्वीराज रासो है ही, इसके अलावा चंद बरदाई की एक रचना और आपको ध्यान रखनी है, ज्वाला स्तुति है। इनकी दूसरी रचना भी आप ध्यान रख लेना, ज्वाला स्तुति है। चंद बरदाई की दूसरी जो प्रमुख रचना है वो ज्वाला स्तुति आपको ध्यान रखना है। तो 2 रचनाएं चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, पर मुख्य जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसको पूरा जलहर ने किया। तो रासो साहित्य में एक तो अपने पृथ्वीराज रासो ध्यान रखनी। फिर रासो साहित्य में दूसरा जो ग्रंथ है वो है परमाल रासो। परमाल रासो, रासो साहित्य की दूसरी प्रमुख रचना है कौन सी? परमाल रासो। परमाल रासो जिसे आलेखंड भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है आलेखंड, अन्य नाम है आलेखंड। इसके लेखक है जगनिक कवि। परमाल रासो के लेखक आपको ध्यान रखना कौन है? लेखक है जगनिक कवि। जगनिक कवि के द्वारा यह लिखा गया है। महान सेना नायक आला और उदल की वीरता का वर्णन है इसमें, आला उदल की वीरता का वर्णन। परमाल रासो जो है वो आला और उदल की वीरता पे लिखा गया है। आला उदल अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि चंदेल वंशीय राजा, महोबा के राजा, परमर्दी देव के सेना नायक थे। जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट थे तो पृथ्वीराज चौहान महोबा पे आक्रमण करते हैं। इतिहास में एक लड़ाई पढ़ते हो आप, तुमुल की लड़ाई। उस तुमुल की लड़ाई में क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो पूरे भारत के सम्राट थे, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना को देख करके महोबा के नरेश परमर्दी देव तो युद्ध छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद उनके महान यशस्वी योद्धा आला और उदल युद्ध करने के लिए आता है। आला और उदल कहते हैं कि बड़ी वीरता के साथ में युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत जाते हैं, पर इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जीत से ज्यादा आला उदल की वीरता की कहानियां लोकप्रिय हुई। भारत में जब भी महान सेना नायकों का जिक्र होता है तो आला उदल, गोरा बादल, जैमल फत्ता, ये वो महान सेनापति है, वो स्वामी भक्त योद्धा है जिन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए और अपने राजाओं के लिए अपना आत्मोत्सर्ग किया, अपना बलिदान दिया। तो आला उदल बड़ी वीरता के साथ में लड़ते हैं। आज भी आला उदल की वीरता के लिए अपने गाँव में गाया जाता है, अपनी संस्कृति में गाते हैं। राजस्थानी लोक संस्कृति में सब जगह, बुंदेलखंड क्षेत्र में आला उदल की वीरता के लिए कहते हैं कि 12 बरस तो कूकर जिए, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो आला उदल ऐसा पराक्रम था आला उदल का। अपने आज भी ये कहा जाता है कि आला उदल जब युद्ध करते थे तो उनका युद्ध कौशल इतना जोरदार, उनकी वीरता और पराक्रम इतना जबरदस्त कि उनके युद्ध कौशल को देख करके, उनके पराक्रम को देख करके तीसरा आदमी तो खोप खा के ही मर जाया करता था। इसलिए आला उदल के गीतों में गाया जाता है
कि बड़े लड़ैया मोहबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, इक्को मारे दोई मर जाए, तीजो खोप खाए मर जाए। ऐसा पराक्रम आला और उदल का था। तो आला उदल की वीरता पे कवि ने परमाल रासो ग्रंथ लिखा है, जिसके लेखक आपको ध्यान रखना है कौन है, जगनिक कवि है। परमाल रासो के लेखक कौन है, तो परमाल रासो जो है वो जगनिक कवि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, जगनिक कवि के द्वारा। चलिए, परमाल रासो के बाद में नेक्स्ट ग्रंथ है आपके बिसल देव रासो। बिसल देव रासो, रासो साहित्य की अगली जो रचना है वो है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो बहुत लोकप्रिय रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अजमेर के एक राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, जिनका काल चौहानों का उत्कर्ष युग माना जाता है, चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, जिनके काल में दिल्ली जो है उसको राजधानी बनाया जाता है चौहानों की। उस विग्रहराज चतुर्थ को ही बिसलदेव कहा गया है। तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव पे लिखी हुई रचना है बिसलदेव रासो, जिसके लेखक है नरपति नाल। नरपति नाल। बिसलदेव रासो किसने लिखा है, तो इसके लेखक है नरपति नाल। इसमें आपको ध्यान रखना है टोटल 4 खंड हैं, और इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपने बिसलदेव कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ में भोज परमार की बेटी राजमती, भोज परमार की पुत्री राजमती, इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। हालांकि 4 खंडों में अलग अलग वर्णन है। पहला जो खंड है उसमें राजमती और विग्रहराज के प्रेम का वर्णन है। दूसरे खंड में दोनों के विवाह का वर्णन है, और कहते हैं कि विवाह के बाद ही विग्रहराज चतुर्थ पे, कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ का या बिसलदेव का जब विवाह हुआ था तो वो वृद्धावस्था में विवाह हुआ था। तो राजमती एक बार उन पे ऐसे ताना मार देती है उड़ीसा के राजा को लेकर के कि उड़ीसा का राजा बड़ा जोरदार है, और वो बात कहते कि बिसलदेव को चुभ जाती है। तो बिसलदेव उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए जाता है। तो तीसरा जो खंड है उसमें दोनों की विरह का वर्णन है, और चौथे खंड में उन दोनों के पुनर्मिलन का वर्णन है। तो ऐसे 4 खंडों में ये लिखा गया है। बिसलदेव रासो जो है इसमें आपको ध्यान रखना है गोडवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मारवाड़ी की एक उपबोली है गोडवाड़ी, जो जालोर और पाली क्षेत्र में, मुख्य रूप से 2 जिले हैं, जालोर और पाली। जालोर पाली के अलावा सिरोही वाला क्षेत्र भी है। मुख्य रूप से गोडवाड़ी बोली जो है वो जालोर और पाली, इन 2 जिलों में बोली जाती है। तो बिसलदेव रासो में आपको ध्यान रखना है किस बोली का प्रयोग हुआ है, तो गोडवाड़ी बोली का। कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है, गोडवाड़ी बोली का। बिसलदेव रासो के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना नरपति नाल। रासो साहित्य में फिर अगला जो ग्रंथ है वो है हमीर रासो। हमीर रासो, नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है हमीर रासो। हमीर रणथंभौर के महान यशस्वी सम्राट, जिसको इतिहास में अपने हटी हमीर कहते हैं, जो शरणागत रक्षक के रूप में लोकप्रिय है, जो अपनी हट के लिए जाना जाता है, उस हटी हमीर की वीरता पे कवियों ने खूब सारा साहित्य लिखा है। शायद ही किसी राजा पे इतनी रचनाएं लिखी होगी जितनी हमीर पे लिखी गई है। सबसे ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया है वो हमीर दे चौहान पे लिखा गया है। हमीर रासो, हमीर हट, हमीर महाकाव्य, हमीर बांधन, खूब सारा साहित्य जो है वो हमीर पे लिखा हुआ है। इसमें 2 हमीर रासो हैं। एक तो हमीर रासो है 13वीं शताब्दी में, ये जो पहला हमीर रासो ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया है, अपभ्रंश में लिखा गया है ये। और 13वीं शताब्दी का जो हमीर रासो है इसके लेखक है सारंगधर। 13वीं शताब्दी का जो हमीर रासो है ये लिखा है सारंगधर। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है सारंगधर। इसमें रणथंभौर के जो अंतिम राजा है चौहानों के, हमीर दे चौहान, उनका पराक्रम जो है, उनकी वीरता का वर्णन है, जिसकी वीरता के लिए आज भी अपने कहते हैं कि सिंह सुवन सदपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो उस हटी हमीर की वीरता का वर्णन इस किताब में किया गया। दूसरा जो हमीर रासो है ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया। हमीर रासो 18वीं शताब्दी का जो हमीर रासो है इसके लेखक है जोधराज। जोधराज अलवर में एक ठिकाना है नीमराणा। नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबारी कवि थे जोधराज, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में रणथंभौर के राजा हमीर की वीरता पे एक हमीर रासो और लिखा।
अच्छा, जोधराज वाला जो हमीर रासो है इसमें अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है। जोधराज के हमीर रासो ग्रंथ में कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है? तो अहिरवाटी बोली का प्रयोग। मेवाती की उपबोली है अहिरवाटी। अपने जहाँ अहिर ज़्यादा रहते हैं, यादव ज़्यादा रहते हैं, कोटपुतली, बेरोड, नीमराना, तिजारा, अलवर का लक्ष्मणगढ़, प्रतापगढ़, ये जो इलाका है यहाँ बोली जाती है अहिरवाटी बोली, मेवाती की उपबोली है। तो हमीर रासो दो हैं, एक सारंगधर का और एक जोधराज का। जोधराज का हमीर रासो किसमें लिखा गया है? अहिरवाटी। दोनों रणथंभौर के राजा हमीर की वीरता पर है। रासो साहित्य में कुछ एक ग्रंथ और आपको ध्यान रखना है। रासो साहित्य में अगला जो ग्रंथ है वो है आपके सगत रासो। बाकी रचनाओं के अब लेखक ही याद रखने हैं और इनका कोई ज्यादा विवरण है नहीं। सगत रासो, सगत रासो के लेखक हैं गिरधर आसियम। गिरधर आसियम। सगत रासो में है क्या? तो महाराणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह, जिनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि शक्ति सिंह जी अपने पिताजी से नाराज हो गए थे, उदय सिंह जी से, और नाराज होकर के अकबर के पास चले गए थे। पर वहाँ उनको लगा कि यार नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो वापस मेवाड़ आ जाते हैं और हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की मदद भी करते हैं, है ना। अपने गीतों में गाते भी है, शक्ति सिंह की गर्दन झुग्गी, पड़ियो पगा में आए, प्यार झूम गयो, गले लूम गयो, वचन न मुंडे आए, है ना। तो वो शक्ति सिंह जो है उनके वंशज कहलाए थे शक्तावत। मेवाड़ की हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि मेवाड़ की जो सेना है उसके दो भाग होते थे। मुख्य जो सेना होती थी उसको हरावल बोलते थे। उस हरावल का नेतृत्व चुंडावतों के पास होता, सलुम्बर के रावत के पास होता था। और सेना की जो अंतिम पंक्ति होती थी उसको चंदावल बोलते थे, उसका नेतृत्व शक्तावतों के पास होता था, जो शक्ति सिंह जी के वंशज हुए थे। तो शक्तावतों का इतिहास एक तरह से इस किताब में लिखा हुआ है। सगत रासो जो है इसमें शक्तावतों का इतिहास है। सगत रासो लिखा किसने? तो आपको ध्यान रखना है, गिरधर आसियन। फिर सगत रासो के बाद में नेक्स्ट है आपके राम रासो। राम रासो राम जी के जीवन पे लिखा हुआ है राम रासो। और रामायण के बाद राम जी के जीवन पे कोई दूसरा, रामचरितमानस और रामायण के बाद कोई दूसरा लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है तो वो राम रासो माना जाता है, जो माधोदास दधवाड़िया के द्वारा लिखा गया। एक चारण कवि है माधोदास दधवाड़िया। दधवाड़िया चारणों की गोत्र है। श्यामलदास जी भी इसी गोत्र में जन्मे थे, कवि राजा श्यामलदास। तो राम जी के जीवन पे एक रचना लिखी हुई है राम रासो, जिसके लेखक है माधोदास दधवाड़िया। इनके नाम अपने ध्यान रखने हैं बस। फिर नेक्स्ट है आपके खुमान रासो। खुमान रासो। खुमान रासो जो ग्रंथ है इसके लेखक है दलपत विजय। खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपत विजय। खुमान रासो में अगर देखा जाए ना तो एक तरह से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक गुहिल वंश की या सिसोदिया वंश की पूरी वंशावली लिखी हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक एक राजा, महाराणा राज सिंह तक की सारे राजाओं की वंशावली, उनकी उपलब्धियों का बखान इसमें किया गया है। मेवाड़ की वंशावली है इसमें एक तरह से। और इसमें महाराणा राज सिंह तक की वंशावली है, महाराणा राज सिंह तक। इसे मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है। खुमान रासो को मेवाड़ का एनल्स कहते हैं। एनल्स क्या होती है? तो एनल्स एक तरह से ख्यात होती है। हिंदी में तो अपने राजस्थानी साहित्य में होती है ख्यात, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एनल्स, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी किसी राजवंश का या राजाओं का सीक्वेंस से पूरा वर्णन किया जाए, उसको अपने एनल्स या ख्यात बोलते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के प्रत्येक रजवाड़ों की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी किताब लिखी है, इसलिए उस किताब का नाम पड़ गया एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो वैसे मेवाड़ के हर एक राजा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको मेवाड़ का एनल्स कहते हैं। आ रहा हूँ, मेवाड़ का एनल्स किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है खुमान रासो को। हाँ, लिखा किसने? तो खुमान रासो के लेखक है दलपत विजय। कुछ एक रासो ग्रंथ और है, जैसे रासो रचना में एक आपको ध्यान रखना है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो। छत्रपति रासो के लेखक है काशी छंगाणी। काशी छंगाणी। छत्रपति रासो में बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है, और स्पेशली जो आप मतीरे की राड़, बड़ी रोचक लड़ाई है नागौर और बीकानेर के बीच। 1644 में नागौर के महान यशस्वी राजा अमर सिंह राठौड़, जिनको कटार का धनी कहते हैं, उन मुक्ते गंग्यो कयो इन कर धरली कटार, वार कह पायो नहीं जमदर हो गई पार। उस अमर सिंह राठौड़ के काल में जो मतीरे की राड़ बीकानेर के नरेश करण सिंह के साथ में हुई,
उस मतिरे की राड़ का वर्णन छत्रपति रासो में किया गया है। लिखा किसने छत्रपति रासो? तो इसके राइटर का नाम काशी छंगानी। फिर छत्रपति रासो के बाद में एक है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो करौली के एक राजा है विजयपाल, जिनकी वीरता पे ये लिखा हुआ है। इसके लेखक है नल सिंह भट्ट। विजयपाल रासो के लेखक आपको ध्यान रखना है कौन है? तो विजयपाल रासो के लेखक आपको ध्यान रखना है नल सिंह भट्ट। करौली के राजा विजयपाल कहते हैं कि जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो महमूद गजनवी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। तो करौली के राजा विजयपाल की वीरता पे नल सिंह भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? विजयपाल रासो। फिर एक ग्रंथ है प्रताप रासो। अब इनके सिर्फ लेखक याद रखने हैं आपको। प्रताप रासो, प्रताप रासो के लेखक है जाचिक जीवन। जाचिक जीवन प्रताप रासो के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है जाचिक जीवन। अब विशेष करके ये थोड़ा ध्यान रखना है कि राणा प्रताप पे नहीं है, ये अलवर के संस्थापक थे प्रताप सिंह। 1775 में अलवर की स्थापना की थी, तो अलवर के राजा प्रताप सिंह पे है ये, अलवर के शासक प्रताप सिंह। अलवर के राजा प्रताप सिंह की वीरता पे प्रताप रासो लिखा गया, जिसके राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है जाचिक जीवन। फिर एक आपको ध्यान रखना है कायम रासो। रासो ग्रंथों में एक उदाहरण है कायम रासो। कायम रासो नाम का जो ग्रंथ है इसके लेखक है जान कवि। सीकर में क्यामखानी मुसलमानों का एक ठिकाना है फतेहपुर। फतेहपुर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था न्यामत खां। ये फतेहपुर के नवाब थे और ये न्यामत खां साहित्य में बड़े एक तरह से विद्वान थे और साहित्यकार थे। न्यामत खान ने खूब सारी रचनाएं लिखी। न्यामत खां जान कवि के नाम से कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे। तो जान कवि ने, जिनका वास्तविक नाम न्यामत खां था, उन्होंने कायम खानी मुस्लिमों के इतिहास के रूप में ये किताब लिखी। कायम खानी, कायम खानी जो मुसलमान है ये गोगाजी के वंशज माने जाते हैं। तो कायम खानी मुस्लिमों का इतिहास इस किताब में है। क्याम खानी जिनको बोलते हैं अपने, क्याम खानी मुसलमानों का इतिहास कायम रासो नामक ग्रंथ में। जो लिखा किसने? तो आपको ध्यान रखना है जान कवि ने। जान कवि का वास्तविक नाम न्यामत खां है, जो फतेहपुर के राजा थे। एक आपको ध्यान रखना है रतन रासो। मेवाड़ के गुहिल वंशीय रावल राजा रतन सिंह की वीरता में लिखा हुआ है रतन रासो। रतन रासो के लेखक है कवि कुंभकर्ण। कवि कुंभकर्ण। एक है मान चरित्र रासो। मान चरित्र रासो आमेर नरेश मान सिंह जी पे लिखा हुआ है मान चरित्र रासो। मान चरित्र रासो जो ग्रंथ है इसके लेखक है कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम। मान चरित्र रासो किसने लिखा है? तो आपको ध्यान रखना है कवि नरोत्तम ने। एक है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो के लेखक है कवि डूंगर सिंह। कवि डूंगर सिंह। कोटा के एक राजा हुए थे शत्रुसाल हाड़ा। आपने इतिहास में एक लड़ाई पढ़ी होगी, बंटवाड़ा का युद्ध, जिसमें कोटा के शासक शत्रुसाल हाड़ा जो है, उनके सेनापति झाला जालिम सिंह ने जयपुर राज्य की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था 1761 में। उस बंटवाड़ा युद्ध का वर्णन इस किताब में किया गया। तो कोटा के राजा शत्रुसाल हाड़ा की वीरता पे शत्रुसाल रासो ग्रंथ लिखा गया, जिसके लेखक है कवि डूंगर सिंह। एक है सती रासो। सती रासो। सती रासो के लेखक है सूर्यमल मिशन। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिशन, इन्होंने सती रासो नामक ग्रंथ लिखा। सूर्यमल मिशन। एक है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो। बुद्धि रासो जो है इसके लेखक है कवि जाल है। बुद्धि रासो नामक ग्रंथ जो है इसके राइटर आपको ध्यान रखना कौन है? तो बुद्धि रासो के लेखक आपको ध्यान रखना है कवि जाल है। तो ये और भी खूब सारे रासो रचनाएं हैं, पर ये अपने मुख्य वो रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो जिन रचनाओं में किसी शासक की वीरता और उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, उन राजस्थानी साहित्य की रचनाओं को रासो कहा जाता है। ठीक है, साहित्य का जो आगे का पार्ट है, रासो आज आपने पढ़ लिया है, आगे का जो पार्ट है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आगे तक पहुँचाइए। जय जय राजस्थान।